हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज देखते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस का छठा लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे डार्क फेज रिएक्शन की। डार्क फेज रिएक्शन की। तो डार्क फेज रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले यही जानो इसके बारे में कि यह रिडक्शन प्रोसेस होता है। रिडक्शन प्रोसेस होता है मीन्स CO2 का ग्लूकोज में रिडक्शन होता है, ठीक है ना। अच्छा, ओवरऑल या फोटोसिंथेसिस आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें दो प्रोसीजर होती है, एक होती है लाइट, एक होती है डार्क। लाइट जानते हो कि ऑक्सीडेशन प्रोसीजर होती है। कैसी होती है भाई? लाइट आप जानते हो ऑक्सीडेशन होती है। दूसरा डार्क फेज जो होता है वो रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है डार्क फेज रिएक्शन। तो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस को आप क्या कहोगे, रिडक्शन कहोगे कि ऑक्सीडेशन कहोगे? तो इसको ओवरऑल को रिडक्शन कहते हो। क्यों कहते हो, ये भी बात आती है भाई। तो ये रेट लिमिट होता है। क्या होता है? डार्क फेज जो रिएक्शन होता है रेट लिमिटिंग होता है, इसीलिए इसको आप क्या कहते हो, पूरा ओवरऑल फोटोसिंथेसिस को क्या कहते हो, रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले इसके डिस्कवरी किसने की डार्क फेज रिएक्शन की? तो याद रखिएगा ब्लैक मैन ने किया। अच्छा, इसकी डिटेल स्टडी किसने की? मेलविन केल्विन ने। दो अलग अलग भाई नहीं हैं, एक ही हैं, याद रखिएगा। अच्छा, केल्विन ये वाली स्पेलिंग नहीं होती है, केल्विन। कौन से ईयर में इन्होंने नोबेल प्राइज पाया था इस वर्क के लिए, इसके डिटेल स्टडी के लिए? 1941। इन्हीं के साथ कई और साइंटिस्ट थे, बेंसन, बासम, उसके इन्हीं के साथ एक कार्बन एसिमिलेशन होता है, उस पर ये तीनों साइंटिस्टों ने मिल के स्टडी किया था, तो उसके लिए नोबेल प्राइज पाए थे 1941 में। चलिए, अच्छा अब और डिटेल देखते हैं डार्क फेज रिएक्शन होता क्या है। तो आपने फोटोसिंथेसिस जब पढ़ा था बेटा, तो कहा था इसमें दो प्रोसीजर होती है जो मेन क्या क्या? एक होती है लाइट प्रोसेस, एक होती है डार्क फेज रिएक्शन, या तो इसी को लाइट फेज रिएक्शन कहते हैं। अब लाइट फेज रिएक्शन में आपने क्या क्या यूज किया था? तो आप जानते हो सनलाइट का यूज हुआ था भाई, लाइट आई थी, प्लस क्लोरोफिल का यूज हुआ था, या इसी को आप ब्रैकेट में लिख लीजिए पिगमेंट भी यूज हुआ था अलग अलग टाइप के, जिसका हम PS फर्स्ट, PS सेकेंड, और इसी में आपने प्रोसीजर चलाया था नॉन साइक्लिक प्रोसीजर और साइक्लिक प्रोसीजर। फिर और क्या यूज हुआ था? H2O। गेन आप क्या क्या किए थे इसके चलाने के बाद? तो मेन तो आपका यही है कि भाई आपने जो गेन किया वो ATP था, प्लस और NADPH2 आप पाए थे नॉन साइक्लिक और साइक्लिक प्रोसीजर चलाने के बाद, जब लाइट फेज की चली थी। और एक चीज़ आपको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होके ऑक्सीजन मिला था। ये मेन चीज़ हमने बात कर ली, ठीक है। अब डार्क फेज रिएक्शन में आते हैं यार, यहाँ पे क्या यूज है? पहला तो यूज देखो, क्या क्या यूज करोगे। तो सबसे मेजर यहाँ यूज करने के लिए क्या है? CO2 प्लस और क्या यूज करते हो? जो आप यहाँ गेन किए थे वो आप यूज करते हो ATP प्लस NADPH2, ठीक है ना। मेन ये यूज करते हो। गेन क्या क्या होगा आपको? गेन तो एक ही चीज़ होनी है आपको, ग्लूकोज। आपने सब ले करके क्या बना दिया? ग्लूकोज। होता कहाँ ये प्रोसीजर है? तो आपने बहुत कायदे से इसकी डिटेल स्टडी की है कि यहाँ पे ये लाइट फेज रिएक्शन चलता है, ये ग्रेनल एमिली स्टोमल एमिली में, और निकल करके आपका ATP यहाँ पे ATP प्लस NADPH2 यहाँ पे आता है। ये क्या कौन सा पोर्शन है? मैट्रिक्स।
जो लाइट फेज का रिएक्शन था आपने पढ़ा था कि यहाँ पे होता है सारे रिएक्शन, उसके बाद ये मैट्रिक्स वाले पोर्शन में, इस मैट्रिक्स वाले लिक्विड वाले पोर्शन में आके यहाँ पे स्टोर होता है ये सब। अब बात आए कि डार्क फेज रिएक्शन तो भाई इसमें चलता है, चलो मार्क एनवायरनमेंट से आपने क्या ले लिया, CO2 ले लिया, आया यहाँ CO2। तो आपने तो इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ लिया है कायदे से कि लाइट कहाँ यूज होती है, क्लोरोफिल कहाँ यूज होता है। तो डार्क फेज क्या इतने छोटे में हो जाएगा? नहीं, एक्चुअली में है क्या, आप देखोगे डिटेल में तो डार्क फेज को डिवाइड किया गया है C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम पाथवे। तो अलग अलग, अच्छा ये भी लिखा रहता है C3 साइकिल इन C3 प्लांट, इसका मतलब क्या है, इन C4 प्लांट, यहाँ भी लिखा रहता है कैम पाथवे इन कैम प्लांट। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, डार्क फेज रिएक्शन कैसे, तो देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसका क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में CO2 जब आता है, कुछ मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसका क्लोरोप्लास्ट, पत्तियों का क्लोरोप्लास्ट या कहीं का भी क्लोरोप्लास्ट, ऐसे उस क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स जब CO2 लेता है तो पहले किसी से एक्सेप्ट करवाता RuBP और बहुत सारे एंजाइम लेकर के पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का बना देता है। किसका बनाता है? कुछ ऐसे प्लांट के क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन होता है, CO2 आता है, कुछ RuBP, कुछ कंपाउंड होते हैं, एंजाइम बहुत सारे पहले एक्सेप्ट करके जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनवाते हैं वो 3 कार्बन का होता है। इसीलिए अच्छा, अब इसके बाद ये भी यूज होता है इसी में। उसके बाद ग्लूकोज बनाते हैं, कैसे बनाते हैं तो आपको पूरा डिटेल स्टडी करनी है ना। तो पहला 3 कार्बन का कंपाउंड बनाने की वजह से इसको क्या कहते हो, C3 साइकिल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ ऐसा प्लांट और दूसरे टाइप के प्लांट होता है, उसका मैट्रिक्स क्या होता है, थोड़ा अलग टाइप होता है। और लाइट फेज तो सब में सेम चलेंगे, यहाँ सब में सेम चलेगा लाइट फेज वाला, ATP NADP उसी प्रोसीजर से बनेगा। लेकिन डार्क फेज रिएक्शन 3 टाइप के इसलिए होते हैं कि कुछ प्लांट में ऐसा होता है कि पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा CO2 एक्सेप्ट करने के बाद वो 3 कार्बन का होता है। उसका बहुत सारी बड़ी मैकेनिज्म चलती है जिसका ग्लूकोज बना। ठीक, C4 प्लांट के भी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें मैट्रिक्स वाले पोर्शन में कुछ होता होगा, पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, 4 कार्बन का बनता है, इसीलिए उसको क्या कहते हो, C4 साइकिल कहते हो। कैम पाथवे भी कुछ इसी तरीके से होता है कि उसमें डे और नाइट का कुछ फर्क होता है, उसकी डिटेल स्टडी किया जाता है। तो डार्क फेज रिएक्शन को आप ये भी कह सकते हो, या कार्बन एसिमिलेशन का या कार्बन रिडक्शन का 3 मेथड में आपको पढ़ना है, डिटेल स्टडी करनी है। कौन कौन से, C3 साइकिल इन C3 प्लांट, C4 साइकिल इन C4 साइकिल इन C4 प्लांट और कैम पाथवे, जिसमें आप डिटेल स्टडी करोगे कि कैसे ग्लूकोज बनता है। ठीक है, डार्क फेज रिएक्शन कहाँ चलता है, मैट्रिक्स वाले पोर्शन में चलता है। तो अब डार्क फेज रिएक्शन के बारे में आप जानेंगे। अब आप क्या पढ़ोगे, C3 साइकिल इन C3 प्लांट, इसकी अब डिटेल स्टडी आपको करना है। एक्चुअली में क्या है, डार्क फेज ही है। क्या है, डार्क फेज है। यहाँ पे CO2 एक्सेप्ट करके कोई होगा एंजाइम, पहला कार्बन बनाएंगे, फिर उसका ग्लूकोज बनवा देते हैं इसी तरीके से। ठीक है ना, ग्लूकोज बन जाएगा और NADPH2 और ATP यूज होगा। कहाँ कहाँ यूज होगा, पूरा मैकेनिज्म है इसका। तो हम इसको डिटेल स्टडी में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताते हैं। ठीक है।